अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी छुपी हुई कहानी जो रेगिस्तान की सुनसान रेतों में छुपी थी। इसमें है हिम्मत और ईमानदारी की जीत और एक निस्वार्थ पुलिस वाली लड़की का साहस जिसने बुराई के नकाब में छिपे दरिंदे का सच बेनकाब करने का फैसला किया। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं सन्नाटे और अंधेरे में छिपी उस झोपड़ी के भीतर क्या राज छुपा हुआ था? रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी आपको आखिर तक सस्पेंस में बांध कर रखेगी और हर पल आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कौन बाजी मार पाएगा, हक या बुराई। फरहीन एक निहायत हसीन और जवान लड़की थी। रात के सन्नाटे में वह चुपके से अपने घर से निकली और चलते चलते थर के सुनसान रेगिस्तान के किनारे जा पहुंची। रात के ठीक 12 बज चुके थे। हर तरफ खामोशी और अंधेरा छाया था। फरहीन नरम रेत के टीलों पर कदम रखते हुए ऊपर चढ़ने लगी। ठंडी हवा के झोंके उसके बालों से खेल रहे थे। कुछ देर बाद वह रेगिस्तान की चोटी पर पहुंच गई, जहां दूर एक लकड़ी की बनी पुरानी झोंपड़ी दिखाई दे रही थी। फरहीन धीरे धीरे उसी झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अंधेरा गहरा हो चुका था। झोंपड़ी के दरवाजे तक पहुंचकर वह रुकी। दरवाजा बंद था। उसने एक सुराख से अंदर झांका, फिर पर्स से शीशा निकालकर अपने बाल संवारे, कपड़े ठीक किए जैसे खुद को तैयार कर रही हो। मुतमिन होकर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया और हल्की आवाज में बोली, अस्सलामु अलैकुम। फरहीन लगातार दरवाजा खटखटाती जा रही थी और साथ ही आईने में खुद को संवारती रही। अचानक दरवाजा चरमराया और अंदर से लगभग 70 साल का एक कमजोर बुजुर्ग शेख बाहर निकला। जैसे ही उसकी नजर फरहीन पर पड़ी, वह कुछ पल उसे देखता ही रह गया, मानो किसी ख्वाब में खो गया हो। फरहीन ने हल्की मुस्कान के साथ कदम बढ़ाए, उसकी आंखों में झांका और नरमी से बोली, मैं अपने घर वालों के साथ सैर के लिए आई थी, मगर वो मुझे यहाँ भूल गए। क्या आज की रात आप मुझे अपनी झोंपड़ी में पनाह दे सकते हैं? शेखा एक पल को चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर धीमी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह फरहीन के चारों ओर घूमने लगा, उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए। फरहीन ने हंसकर कहा, क्या देख रहे हैं? शेख उसके पीछे आ खड़ा हुआ तो फरहीन ने पलट कर कहा, तो क्या सोचा, मुझे आज रात यहीं ठहराइएगा? यह सुनकर शेख जैसे दीवाने से हो गए। उन्होंने उत्साह में कहा, हाँ क्यों नहीं बेटी, आओ अंदर आ जाओ। फरहीन चुपचाप झोंपड़ी में दाखिल हो गई और शेख भी उसके पीछे दरवाजे की कुंडी लगाकर बोला, यहाँ रात को चोरों का खतरा रहता है। फरहीन जरा चौंकी मगर कुछ ना बोली। शेख बोला, इसीलिए कुंडी लगाई है। फरहीन हल्की मुस्कान के साथ बोली, ओह अच्छा। झोंपड़ी के अंदर 2 छोटे कमरे थे। वह एक से दूसरे कमरे में गई और बोली, मैं कहाँ सोऊं? शेखा हंसकर बोला, जहां दिल चाहे वहीं सो जाओ। फरहीन ने नरमी से कहा, तो फिर एक कमरे में आप सो जाइए और दूसरे में मैं सो जाती हूँ। शेख कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शेख अपने कमरे में जाकर लेट गया, मगर उसके ख्यालों में फरहीन ही थी। फरहीन भी अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई तो वह घबरा गई, उठी और तेजी से शेखा के कमरे में आ पहुंची। उठिए उठिए, मुझे डर लग रहा है, वह कांपती आवाज में बोली। शेखा हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ बेटी? फरहीन बोली, मैं अकेली नहीं सो सकती, मैं यहीं आपके साथ रहना चाहती हूँ। शेख के चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। फरहीन की आंखों में देखकर शेखा मुस्कुराया, लेकिन वहां तो एक ही बिस्तर था। उसने कहा, तुम कहाँ सोओगी? फरहीन ने जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ थाम कर बोली, चलो बाहर चलते हैं, मेरा दम घुट रहा है। शेख तुरंत उठा और बोला, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। फरहीन ने शेख का हाथ मजबूती से थामा और दोनों झोंपड़ी से बाहर निकल आए। रात गहरी और खामोश थी, बस रेत पर हवा की सरसराहट गूंज रही थी। वे हाथों में हाथ डाले चलते हुए एक ऊंची रेतली चट्टान तक पहुंचे, जहां नीचे गहरी खाई थी। फरहीन चट्टान के किनारे रुककर मुस्कुराई और बोली, देखिए मैं आपको खूबसूरत लग रही हूं ना, बताइए कैसी लग रही हूं? शेख उसकी खूबसूरती में खो गया और धीरे से बोला, बहुत प्यारी, बहुत हसीन। फिर वह उत्साह में आगे बढ़ा, फरहीन को बाहों में उठाया और कहा, चलो अंदर चलें, तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल हूर जैसी। फरहीन चुपचाप मुस्कुराती रही, मगर जब झोंपड़ी के पास पहुंचे तो शेखा अचानक रुक गया। उसने फरहीन को नीचे उतारा, कुछ शक भरी नजरों से उसे देखा और बोला, पहले यह बताओ तुम हो कौन? इतनी अचानक यहाँ कैसे आ गई? फरहीन ने नरमी से कहा, मैंने बताया तो था, मेरे घर वाले मुझे भूल कर चले गए, आप क्यों शक कर रहे हैं? शेख ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, ठीक है चलो अंदर, रात बहुत हो गई। फरहीन मुस्कुराकर बोली, इतनी जल्दी क्यों? पहले रेगिस्तान में थोड़ा घूम लेते हैं। शेखा हंसते हुए बोला, चलो जैसा तुम चाहो। दोनों फिर हाथों में हाथ डाले रेगिस्तान की ढलान से नीचे उतरने लगे। रात का आखिरी पहर था।
आसमान स्याह अंधेरे में डूबा हुआ। चलते चलते शेख की नजर अचानक किनारे पर मौजूद एक अंधेरी गुफा पर जा ठहरी। शेख ने जैसे ही उस गुफा को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह उत्साहित होकर बोला, आओ फरहीन, उस गुफा के अंदर चलते हैं। फरहीन जरा हिचकिचाई, नहीं, वहां बहुत अंधेरा होगा। शेखा हंसकर बोला, आओ ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दोनों धीरे धीरे रेगिस्तान के किनारे उस गहरी गुफा के पास पहुंचे। शेख ने मुस्कुराकर कहा, तुम आगे चलो। फरहीन ने एक नजर इधर उधर देखा और फिर गुफा में कदम रख दिए। शेखा भी उसके पीछे भीतर चला गया। गुफा लंबी और तंग थी। दीवारों से ठंडक और सीलन महसूस हो रही थी। फरहीन संभल संभल कर आगे बढ़ रही थी और शेख बिल्कुल उसके पीछे। थोड़ी दूर जाकर शेखा एक जगह रुक गया जहां एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने कहा, तुम थक गई होगी, इस पर बैठकर थोड़ा आराम कर लो। फरहीन मुस्कुराई और बोली, हाँ, सच में बहुत थक गई हूं। वह पत्थर पर बैठी, फिर धीरे से लेट गई। गुफा में सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट गूंज रही थी। शेख धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। फरहीन ने उसकी नीयत भांप ली और अचानक उठकर बोली, चलो वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही थी। शेख मुस्कुराया, अच्छा, अगर तुम कहो तो चलो। दोनों गुफा से बाहर निकलकर फिर झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। रात गहरी थी और हवा में सर्दी घुल चुकी थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर फरहीन रुकी और अपने कपड़े झाड़ते हुए बोली, अरे, मेरे कपड़ों में कुछ चला गया है। शेख पास आकर बोला, क्या हुआ, दिखाओ। वह उसके कपड़े झाड़ने लगा और फरहीन हल्के से मुस्कुराई, फिर बोली, आप यहीं रुकिए, मैं अंदर जाकर ठीक कर लेती हूँ। शेख फरहीन को देखता रह गया, जबकि वह धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर चली गई और दरवाजे की कुंडी लगा ली। अंदर पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। कुछ पल बाद वह मुस्कुराती हुई बाहर आई और शेख के सामने खड़ी हो गई। शेख बोला, हाँ, क्या निकला? फरहीन मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, ये कपड़े तंग कर रहे थे। अगर आपके पास किसी लड़की का सूट हो तो दे दीजिए, मैं पहन लूं। यह सुनकर शेख चौंक गया। मेरे पास लड़की का सूट कहां से आएगा? तुम आखिर हो कौन? फरहीन ने नरमी से कहा, अरे, मैंने तो यूं ही कहा था, शायद कोई पुराना कपड़ा पड़ा हो। शेख सोच में पड़ गया, फिर झोपड़ी के कोने में गया, अलमारी खोली और वहां से लाल रंग का पुराना सूट निकालकर उसके हाथ में दे दिया। ये लो, उसने कहा, पुरानी चीजें लोग दे जाते हैं, शायद किसी ने ये भी छोड़ दिया हो। फरहीन ने सूट देखा तो उसकी धड़कन तेज हो गई, मगर वह मुस्कुराकर बोली, अच्छा, मैं इसे पहनकर आती हूँ। वह दूसरे कमरे में चली गई। शेखा वहीं बैठा खुद से बड़बड़ाने लगा, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पता नहीं कहां से आई है। कुछ देर बाद फरहीन वह लाल सूट पहनकर बाहर आई। खिड़की से आती चांदनी में वह सचमुच चांद जैसी लग रही थी। शेख उसे देखकर ठहर गया और बोला, वाह, इस कपड़े में तो तुम बिल्कुल चांद की तरह लग रही हो। फरहीन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। शेखा खुश होकर बोला, चलो अब सो जाए, रात काफी हो गई है। फरहीन ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। उसने नरमी से पूछा, कुछ खाने को मिलेगा? शेख उसकी आंखों में देखते हुए फौरन उठा, झोपड़ी के कोने में गया और एक टोकरी से रोटी निकालकर उसके हाथ में दे दी। फरहीन मुस्कुराकर रोटी खाने लगी, जबकि शेख उसे खामोशी से देखता रहा। फरहीन ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? शेख धीमे स्वर में बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अब इंतजार नहीं होता। फरहीन ने शरारती अंदाज में कहा, क्यों, कभी किसी लड़की को नहीं देखा क्या? शेखा जरा पीछे हटा और बोला, कहां से देखूं, यहां तो मैं अकेला रहता हूं। फरहीन ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो कोने में लड़कियों के जूते रखे देख ठिठक गई। वह आगे बढ़ी, एक जूता उठाया और बोली, यहाँ ये क्या कर रहा है? शेख घबरा गया और जल्दी से बोला, मैंने कहा था ना, लोग अपनी पुरानी चीजें दे जाते हैं। फरहीन मुस्कुराई, ठीक है। वह जूता रखकर दूसरे कमरे में चली गई और शेख उसके पीछे पीछे वहां पहुंचा। फरहीन को महसूस हुआ कि वह अब बहुत करीब खड़ा है। शेख धीमे से बोला, अब वक्त जाया मत करो, रात हो गई है, आ जाओ। फरहीन ने उसकी आंखों में देखते हुए हाथ उठाया, अपनी हथेली खोली जिसमें एक छोटी सी शीशी थी और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन पहले ये पी लीजिए, इससे आपको सुकून मिलेगा। शेख, जो अब पूरी तरह दीवाना हो चुका था, बिना सोचे समझे पी गया। कुछ ही देर में उसकी सांसें भारी होने लगीं, आंखें झपकने लगीं। वह लड़खड़ाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जैसी कोई नहीं। फरहीन मुस्कुराकर बोली, झूठ मत बोलिए, आपने मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत देखी होगी। शेखा बेसुध स्वर में बोला, नहीं, जितनी भी आईं तुमसे कम ही थीं, तुम तो आफत हो, आफत। फरहीन उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, फिर भी झूठ। शेखा की आवाज अब टूटने लगी थी और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही शेखा फरहीन के करीब आया, फरहीन ने अचानक उसका मुंह हाथ से ढक लिया और मुस्कुराकर बोली, अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकिए, बात तो सुनिए, चलिए हम एक खेल खेलते हैं, पकड़न पकड़ाई। अगर आप जीते तो आपकी मर्जी चलेगी और अगर मैं जीती तो मेरी। शेख हंस पड़ा,
हाँ हाँ हाँ, ये भी कोई खेल है? इसमें तो मैं ही जीतूंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोनों झोंपड़ी से बाहर आ गए। रात का आखिरी पहर था। हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ था। शेखा मन ही मन मुस्कुराया, ये पागल लड़की मुझसे नहीं बच पाएगी, आज मैं जरूर जीतूंगा। अगले ही पल फरहीन ने दौड़ लगा दी। रेगिस्तान की ठंडी रेत उड़ने लगी और शेखा उसके पीछे पागलों की तरह भागा। फरहीन चट्टानों और टीलों को पार करती हुई तेजी से ऊपर की ओर भागती रही, जबकि शेखा उसके पीछे अपनी सांसें खींचता, अपनी जीत के सपने बुनता दौड़ता रहा। लेकिन अब फरहीन थकने लगी थी। शेख ने देखा कि उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है, तो उसने अपनी चाल तेज कर दी। कुछ ही पल में वह फरहीन के पास पहुंच गया और चिल्लाया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, मैं जीत गया। वह हंसते हुए उसे बाहों में उठाकर बोला, अब मेरी मर्जी चलेगी। फिर उसे खींचता हुआ झोंपड़ी की ओर बढ़ने लगा। रात गहरी थी, हवा सर्द थी और रेगिस्तान के सन्नाटे में अब खतरे की आहट धीरे धीरे गूंजने लगी थी। रेगिस्तान स्याह अंधेरे में डूबा हुआ था। शेखा फरहीन को बाह से पकड़कर घसीटते हुए झोंपड़ी के दरवाजे तक लाया और एक जोरदार धक्का देकर अंदर कर दिया। खुद भी भीतर दाखिल होकर उसने दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। वह हंसता हुआ बोला, अब तो मैं जीत गया हूं ना, अब मेरी मर्जी चलेगी। फरहीन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर डर की जगह एक नरम मुस्कान थी। वह बोली, ठीक है, लेकिन पहले तुम पास वाले कमरे में जाओ, मैं जरा अपने कपड़े बदल लूं, फिर देखेंगे। शेख खिलखिलाकर बोला, अच्छा चलो, ये तो तुम्हारी बात मान लेता हूं। वह अगले कमरे में चला गया और तभी फरहीन ने फुर्ती से अपने पर्स से एक छोटी शीशी निकालकर दीवार के पास रख दी। कुछ देर बाद शेखा पुकारने लगा, हाँ बदल लिए कपड़े, आ जाओ। फरहीन ने जवाब दिया, हाँ हो गया, आ जाओ। शेखा भागता हुआ कमरे में आया और हंसते हुए बोला, अरे तुमने तो वही कपड़े पहने हैं। फरहीन मुस्कुराई, मेरे पास और कहां से आते, यही ठीक है। शेखा झुका और बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। फरहीन बोली, एक मिनट। उसने हथेली खोली जिसमें वह छोटी शीशी थी और कहा, पहले यह पी लीजिए, इससे आपको सुकून मिलेगा। शेख, जो अब पूरी तरह दीवाना हो चुका था, बिना सोचे समझे पी गया। कुछ ही पलों में उसका सिर घूमने लगा, आंखें धुंधलाने लगीं। वह लड़खड़ाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम जैसी कोई नहीं। फरहीन मुस्कुराकर बोली, झूठ बोलते हो, आपने मुझसे भी ज्यादा हसीन देखी होगी। शेख नशे में डूबा हुआ बोला, नहीं, जितनी भी आई तुमसे कम ही थी, तुम तो आफत हो, आफत। फरहीन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, फिर भी झूठ। अब शेखा की आवाज टूटने लगी थी और उसके कदम डगमगाने लगे थे। तभी फरहीन दीवार की तरफ गई और वहां से वह चीज उठाई जो उसने कुछ देर पहले अपने पर्स से निकालकर रखी थी। वह एक खुफिया कैमरा था जिसमें उस आदमी के सारे इकरार ए जुर्म रिकॉर्ड हो चुके थे। फरहीन ने एक और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा और बुलंद आवाज में बोली, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, यह पूरी कार्रवाई मेरी निगरानी में हुई है। हमारे पास शिकायतें आ रही थीं कि आप मासूम लड़कियों के साथ गंदा खेल खेलते हैं, इसलिए मैंने यह सारा प्लान बनाया ताकि आप अपने गुनाह अपनी जुबान से कबूल करो और कोई इनकार ना कर सको। यह सुनकर शेख के भेष में छिपा वह दरिंदा सन्न रह गया। कमांडो उसे जमीन से घसीटते हुए बाहर ले गए और गाड़ी में डाल दिया। कुछ दिनों बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वीडियो और ऑडियो सबूतों के सामने उसके झूठ टिक नहीं पाए। वह शातिर गुनहगार साबित हुआ और अदालत ने उसे सख्त सजा सुनाई। इस तरह एक बूढ़े के भेष में छिपा दरिंदा अपने अंजाम तक पहुंच गया और फरहीन ने अपनी हिम्मत और अक्लमंदी से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और नेकी की जीत हमेशा होती है। बुराई चाहे कितनी भी नकाब पहन ले, एक दिन उसका चेहरा जरूर बेनकाब हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को दुआ और सराहना के तौर पर लाइक करें ताकि और लोग भी इससे फायदा उठा सकें। दोस्तों, इसे जरूर शेयर करें अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ ताकि नेक काम और हक की मिसाल फैल सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हर नई हिदायत और कहानी सबसे पहले देख सकें।